हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th की थर्ड लेक्चर है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट. सो सी व्हाट करंट इज. इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम. ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. ये अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यूनिट जो है इसकी यहां से आप देख सकते हो Q by T की वजह से कूलम पर सेकेंड है ना, और एम्पियर. ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई बच्चों. ठीक है, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला. कितना एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा दैट इज करंट. ओके, तो हम इस फॉर्मूले पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं. ओके, सपोज देयर इज अ वायर एंड 100 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग in 10 seconds. Then find out the value of current. It's very simple. फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. Q by T 100 by 10 and that is what 10 एम्पियर हो गया हमारा आंसर. वेरी गुड. अब बताओ, अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर. 1 ampere current is flowing through a wire. Find out the number of electrons passing through this wire in 1 second. Okay, number of electrons passing through this wire in 1 second. So see, 1 ampere current is flowing. It means 1 coulomb charge is flowing in 1 second. Okay. If we could find out that how many electrons need to flow so that 1 coulomb charge could flow through a wire, we can find out our answer. Okay, तो बताओ बच्चों, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम चार्ज के लिए क्या होगा बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना पड़ेगा? तो 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. हम 10 to the power 19 को ऊपर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारा 1.6. इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व. जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बताओ? इसको हम लोग सॉल्व कर देते. चलो, ये हटाया हमने, है ना, ऊपर में 10 हो गया. ये हो गया बच्चों हमारा कितना, यहाँ पे ले लो 100. यहाँ क्या बच जाएगा? 10 to the power 18. यहाँ बच गया 16. इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.25 into 10 to the power 18. मतलब इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा. और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, यानी 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वेरी गुड. अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. देखो, हम लोग करंट की डायरेक्शन अगर मैंने ये दे दिया, ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है. लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना. तो अगर हमारा जो है एक हमारा कन्वेंशन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना. तो हम लोग यहां पे क्या लिख लेते हैं कि ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बच्चों, ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हो रहा है. अब आपके पास, आपके दिमाग में कैसा ना डाउट आ सकता है कि सर, स्केलर क्वांटिटी तो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन यहां तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट डिस्कस कर रहे हैं. देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट की अपनी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती. अगर तुम करंट को लेंथ के साथ कंबाइन कर देते हो
तब करंट की डायरेक्शन बनती है। अगर तुम करंट को एरिया के साथ कंबाइन करते हो तब जाके करंट की एक डायरेक्शन बनती है। क्योंकि हुआ क्या बच्चों, जैसे मान लो ये वायर, ले लो एक वायर ले लो, ठीक है, तुम एक वायर को तुमने यहां से यहां तक लगा रखा है और तुम यहां पे तुमने इसमें करंट फ्लो करवाया, तो ये मान लो हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। अभी तुमने क्या किया, इस वायर को तुमने मोड़ दिया, तुमने इस वायर को ऐसा कर दिया, तो अभी देखो इस करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई, ऐसी हो गई यहां पे। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई ना, किसके साथ, लेंथ के साथ। तो इसका मतलब क्या है, हमारा करंट के पास अपनी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम लोग करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। लेकिन अगर करंट की जो हम लेंथ के साथ कंबाइन कर देते हैं तो करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। वेरी गुड। तो यहां पे हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो बच्चों, हम लोग जो है करंट को काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इज वेरी सिमिलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे हमारा वाटर कैसे फ्लो होता है, हाई लेवल टू लो लेवल, वैसे ही हमारा करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स, जो कि हमने क्लास 7th में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो देखो हमारा यहां पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और यहां पे उनके सिंबल्स, ठीक है बच्चों। यहां देखो सबसे पहले मैं जो है आपको दिखाता हूं एक सेल। सेल को हम लोग बच्चों इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। फिर बैटरी, बैटरी होती है बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है आगे डिस्कस करते हैं रजिस्टर। बच्चों देखो रजिस्टर दो तरह का होता है, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अगर फिक्स्ड रजिस्टर दिखाना है आपको तो आप इस तरीके से दिखाओगे, तो इसको आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो, फिक्स्ड रजिस्टर है ना। और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर जिसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा कि ये रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी आज ही की क्लास में। इसको बच्चों हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर इस तरीके से, ठीक है बच्चों। उसके बाद से जो है हम लोग डिस्कस करते हैं स्विच या फिर प्लग की। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ओपन स्विच। ओपन स्विच बच्चों होता है ऐसा, ठीक है। और क्लोज स्विच जो होता है वो होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूं एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है बच्चों एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया ए और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे बीच में आपने एक रजिस्टर लगाया, इससे करंट फ्लो हो रही है। तो अगर यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है VA, यहाँ है पोटेंशियल VB, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको जो है आप मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही जानिए आप। और इसका जो हमारा हो जाता है सिंबल ऐसा। फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एमीटर। एमीटर जो होता है बच्चों वो होता है हमारा ऐसा, और ये मेजर करता है करंट। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और एमीटर मेजर करता है हमारा करंट, ठीक है।
तो इसको जल्दी से आप लिख लो। और एक और लिख लो, वो हो गया हमारा क्या बच्चों, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको हम लोग बच्चों इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ क्या होता था। ओम्स लॉ, ठीक है। एक जर्मन साइंटिस्ट थे बच्चों, साइमन ओम। उन्होंने 1827 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी सर्किट डायग्राम में आपको दिखाता हूं। उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया, एक रजिस्टर लिया, ठीक है, और उन्होंने यहां पे एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है बच्चों, बिल्कुल सही, करंट मेजर करता है। और यहां पे इन्होंने वोल्ट मीटर लगा दिया। देखो बच्चों, वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होता है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एमीटर ऐसा कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझाऊंगा मैं आपको, है ना। इसको बोलते हैं पैरेलल में कनेक्शन और इसको बोलते हैं सीरीज में कनेक्शन। ये मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां पे जो है ये हो गया, और उसके बाद से यहां पे हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल बैटरीज लगा दिए और फिर हमने उनसे कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इसको जो है वेरी कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया है, मैं इसको इसके बाद यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया क्योंकि मैं जो यहाँ पे बैटरी लेने वाला हूँ वो वेरिएबल लेने वाला हूँ। बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, बैटरी का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना, ठीक है। बैटरी का हमारा ये काम होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो अब उन्होंने क्या किया 1827 में, है ना, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब उन्होंने ये स्विच क्लोज किया, है ना, स्विच उन्होंने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होने लग गया, है ना। इधर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, है ना। यहाँ पे उन्होंने एक जो है ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे पहला कॉलम सीरियल नंबर का, है ना। यहाँ पे दूसरा कॉलम वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले रहे हैं, है ना? या फिर आप चाहो तो यहाँ पे सेल भी लिख सकते हो कि कितना सेल कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों उन्होंने करंट मेजर किया, ठीक है बच्चों। तो सीरियल नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने एक ही सेल लगाया, पहले बस ये वाला सेल लगाया, ठीक है ना, बस ये वाला सेल से उन्होंने कनेक्शन किया ऐसे, चलो ठीक है। ये सब कनेक्टेड है ही नहीं, ये सब हमारा ऐसे ही अभी अभी इसका कोई यूज नहीं है, बस एक ही सेल कनेक्टेड है। तो एक सेल कनेक्ट किया, करंट उन्होंने मान लो ऐसा करंट आ गया 2 एम्पियर ले लो, 2 एम्पियर करंट आया। किसने बताया, एमीटर ने बताया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर 2 दूसरा सेल लिया। अब देखा क्या, और सारे ये सेल इक्विवेलेंट है ना, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब सारे अगर 6 वोल्ट की सेल है तो सब 6 वोल्ट की ही सेल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो 2 हो गया, यहां पे देखा कि 4 एम्पियर आ गया। सीरियल नंबर 3 में 3 सेल लिया, यहां पे आ गए बच्चों 6 एम्पियर। फिर 4 लिया, 4 है ना, 4 सेल में देखा 8 एम्पियर आ गए, ठीक है। मतलब अगर 6 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, मैंने मान लिया कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यानी यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था। 2 बैटरी लगाओगे तो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, 4 बैटरी लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये सेल सप्लाई करेगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट को, दैट विल बिकम 24 वोल्ट, ठीक है बच्चों।
तो ये देखो, मतलब इसने जब एक सेल लगाया तो सर्किट को मिला 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो लगाया तो 12 वोल्ट का मिल गया, 3 सेल्स जब कनेक्ट करें तो हमें मिल गया 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट को। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया बच्चों कि एक ग्राफ बनाया। ठीक है, यहां पे मैं बनाता हूं उस ग्राफ को। उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, यहां किसका, V और I का। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक ग्राफ बनाया V और I का। तो उन्होंने देखा क्या कि सबसे पहले देखो, पहला क्या है हमारा, हम जैसे मान लो कि आप ना I इस Y एक्सिस पे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो I को Y एक्सिस पे और V को X एक्सिस पे आप ले सकते हो। आप इसको डिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट, आप जैसे इसको इंडिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट, आपकी जैसी मर्जी है ना, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहां पे जब ग्राफ ड्रॉ किया तो आपने देखा कि 2 एम्पियर के लिए 6 वोल्ट, मान लो ये हमारा 2 एम्पियर, यहाँ पे 6 वोल्ट। फिर उन्होंने दूसरा देखा, है ना, कि 4 एम्पियर 12 वोल्ट, यहां पे आ गया, है ना। फिर तीसरा यहां पे आ गया। ठीक है, चौथा का स्पेस नहीं है तो मैं नहीं बना रहा। तो देखा उन्होंने क्या कि ये जो है हमारा V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया बच्चों। मान लो 4 कहीं यहां पे होगा, है ना। तो उन्होंने देखा क्या कि V वर्सेज I का जो ग्राफ आया वो एक स्ट्रेट लाइन आया, है ना। और तो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ही मेड श्योर कांस्टेंट हमारा रहे टेम्परेचर, है ना बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो सब कुछ किया इन्होंने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन और ये ग्राफ के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस across a wire is directly proportional to the current flowing through this wire, है ना। लिखता हूं मैं इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया और वो कंक्लूजन था ये, पोटेंशियल डिफरेंस across a wire is directly proportional to the current flowing through the wire। ठीक है बच्चों, और यहां पे एक जो चीज है मैंने आपको बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential difference across a wire is directly proportional to the current flowing through the wire। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो यहां पे देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो यहां से मैंने I को इधर लेके मैं आ गया I, तो यहां क्या बच गया बच्चों, एक कांस्टेंट, है ना। बोलो, हमारा यही हुआ ना, V बाई I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मैंने आपको एक नया टर्म, जिसका मैंने आपको सिंबल ऑलरेडी बता दिया है, मैंने आपको एक नया टर्म से इंट्रोड्यूस कराया रेजिस्टेंस। इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं बच्चों। देखो,
बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, जब भी किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे कि आपको मैं एक एक्टिविटी के थ्रू समझाता हूं। देखो, एक ऑपोजिशन ऑफर करता है वो कंडक्टर जिससे करंट हमारा फ्लो होता है ना, उसी ऑपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहां मैं समझाता हूं आपको। देखो, यहां पे मैंने क्या किया है, एक सर्किट डायग्राम मान लो बना दिया है, ठीक है ना, इस तरीके का। और यहां पे मैंने जो ये वाला दोनों एंड है ना, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने तीन चीजें हैं मेरे पास। पहले क्या है, मेरे पास एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस का एक वायर, जैसे कि आप मान सकते हो एक मेरे पास है ये नाइक्रोम वायर, ठीक है। ये हमारा मान लो एक नाइक्रोम वायर है, या फिर हम कॉपर वायर भी ले सकते हैं, निकल वायर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाइक्रोम ले लिया। और एक जो है बल्ब है ना, एक जो है हमारी बल्ब है, ठीक है। और एक बल्ब और है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक मैंने बल्ब लिया है 10 वॉट का, और एक बल्ब लिया है मैंने 100 वॉट का, ठीक है बच्चों। इसका बेनिफिट, इसका मैंने एक 10 वॉट और 100 वॉट में डिफरेंस क्या है बच्चों? देखो, यहां पे हमारा जो है ये वाली जो बल्ब है ना, 100 वॉट वाली, ठीक है। तो 100 वॉट वाली बल्ब के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चों, वो जैसे आपको मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा, ये वाला एक फॉर्मूला अगली क्लास में बताऊंगा, है ना, ये वाला। तो जिस बल्ब का बच्चों पावर ज्यादा होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो कम है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस, है ना, और इसका जो है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऐसे ही मान लो। तो जब मैंने एक नाइक्रोम वायर यहां पे कनेक्ट किया, तो देखा कि अगर एमीटर ने जो रीडिंग दिया है वो I1 दिया है, ठीक है। और जब मैंने कनेक्ट किया ये 100 वॉट वाला बल्ब, तो इस एमीटर ने जो रीडिंग दिया है वो I2 दिया है। और जब ये कनेक्ट किया तो इस एमीटर ने जो रीडिंग दिया है ये कनेक्शन के बाद वो I3 दिया है। देखा हमने बच्चों कि जो I1 है दैट इज ग्रेटर देन I2 एंड ग्रेटर देन I3। मतलब नाइक्रोम वायर के केस में मैक्सिमम करंट मिला, ठीक है। और उससे हमें कम मिला इसके केस में, और उससे भी कम मिला हमें इस 10 वॉट वाले बल्ब के केस में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू कम होती चली जा रही है ना। तो यहां से हमने एक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन निकाला कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the current to which opposes the current which are which is flowing through it, ठीक है बच्चों। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। अब देखो बच्चों, जो कंडक्टर ज्यादा अपोज करता है, जो कंडक्टर ज्यादा अपोज करता है करंट को अपने से फ्लो होने पे, उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर। और जो कम अपोज करता है उसको बोलते हैं हम लोग गुड कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें बताओ बच्चों कौन सा हुआ हमारा गुड कंडक्टर? ये हो गया हमारा क्या, गुड कंडक्टर। और वर्स्ट कंडक्टर कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला, है ना। गुड, आगे देखो। अब तो बच्चों हम अभी डिस्कस करेंगे वो सारे पैरामीटर्स जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस।
इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी समझाता हूं कि मैंने क्या किया, एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड एक बैटरी है भी, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर ऐड कर दिया, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे स्विच क्लोज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है मैंने स्विच क्लोज कर दिया, तो करंट फ्लो होने लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देखा गया क्या, जो एमीटर ने जो रीडिंग दी वो रीडिंग दिया एमीटर ने, मान लो आई, ठीक है बच्चों। अभी क्या किया कि अगर इसकी लेंथ एल थी, है ना बच्चों, तो बाकी सब कुछ सेम, सेम मेटल, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस लेंथ डबल कर दिया, और एक डबल लेंथ का जो है कंडक्टर ऐड कर दिया गया। मतलब पहले लेंथ एल थी बच्चों, अब लेंथ कितनी हो गई, 2l, है ना। तो यहां पे देखा गया कि अब जो एमीटर ने रीडिंग दिया वो दिया I/2, I/2 रीडिंग दिया एमीटर ने। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे फिर जब आई इसने रीडिंग दिया था और जब इसका लेंथ एल था, तो हमने मान लिया कि उस समय उसका रेजिस्टेंस आर था, पहले रेजिस्टेंस आर था, तो आई कितना हो गया हमारा, V/R। मतलब पहले आई था और बैटरी का तो पोटेंशियल कांस्टेंट रख रखा है हमने, आर हमारा हो गया जो पहले रेजिस्टेंस था जब एल लेंथ वाले कंडक्टर का। अभी देखा I/2, तो भी तो हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज हुआ नहीं होगा, है ना। अगर I/2 करना है यानी यहां पे भी 2 आना चाहिए, ठीक है। यानी अब जो हमारा भी तो कांस्टेंट रहा, यानी कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया वो आर ना रह के अब हो गया हमारा रेजिस्टेंस 2R। मतलब क्या है कि लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने यहां से एक रिजल्ट डिराइव कर लिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अभी मैंने क्या किया कि पहले जैसा कि हमें एडेड था एक कंडक्टर एल लेंथ का और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का, अभी मैंने क्या किया, लेंथ तो उतना ही रखा बच्चों, इसकी मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दी। मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया 2a। फिर देखा क्या, इस एमीटर ने रीडिंग दिया 2i, इस एमीटर ने रीडिंग दिया 2i। तो फिर आप यहां समझो इस चीज को, ये मैं मिटा देता हूं। i क्या था बच्चों हमारा, V/R, पहले जब इसका a था क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी क्या मिल रहा है हमें, 2i, यानी ये भी इधर भी 2। तो यहां भी तो 2 ही हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसको तो कांस्टेंट रख रखा है। ऐसा हो सकता है कि r आधा हो गया हो, इस 2 को हटाएंगे ये 2 नीचे आएगा ना, कि हमारा r आधा हो गया हो। मतलब क्या हुआ बच्चों कि रेजिस्टेंस हमने एरिया को किया 2a, तो ये कितना हो गया रेजिस्टेंस R/2। अगर हम एरिया को करेंगे 4a, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा R/4। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा रिजल्ट यहां से डिराइव कर लिया हमने। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया बच्चों, तो हमें मिल गया ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये जब हटा के हम लोग एक इक्वल टू साइन देते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना बच्चों। और ये जो कांस्टेंट है, इस केस में इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रो से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दो चीजें। पहला, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम, है ना, एक ग्रीक लेटर है हमारा, है ना। और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है ना, वो हो गई बच्चों ओम मीटर। देखो यहाँ पे इसका ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर का स्क्वायर खत्म, बस मीटर बच गया यहाँ पे। तो ओम इंटू मीटर, है ना। और ये ओम जो साइंटिस्ट हमारे साइमन ओम, उनके रिगार्ड में रखा गया था रेजिस्टेंस का नाम, ठीक है बच्चों। तो यहां से मिल गया हमें क्या, डिपेंडेंसेस
ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी भी एक मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए सेम रहती है। जैसे तुम कॉपर का कोई भी कैसा भी वायर बनाओ, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर तुमने निकल का बनाया तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है ना। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है ये रिमेन्स सेम फॉर अ सर्टेन मटेरियल। ठीक है ना, लिख सकते हैं, और मेटल। दूसरा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, एक दो। और देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो कंडक्टर्स का होता है ना, वो हमारा लाई करता है कंडक्टर्स या फिर मेटल्स। वो हमारा लाई करता है बच्चों 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर के बीच में। रेजिस्टेंस बच्चों जो इंसुलेटर्स के लिए होता है दैट इज 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 14 ओम मीटर, है ना। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई कंडक्टर्स की इतनी, और इंसुलेटर का ये रेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और बताता हूं आपको रेजिस्टिविटी के बारे में। बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉयज की, अलॉय जैसे नाइक्रोम हो गया, है ना, ये हमारा एक अलॉय हो गया। ठीक है, तो अगर आप नाइक्रोम, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है पहले वो लिख देता हूं मैं, है ना, कि रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, मतलब जिन मेटल से मिल के अलॉय बना है, उस अलॉय की रेजिस्टिविटी उन मेटल्स के रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे नाइक्रोम हो गया बच्चों, तो आपको पता है हमारा जो नाइक्रोम है वो, उसके मेजर जो पार्ट्स होते हैं निकल और क्रोमियम। ठीक है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है बच्चों 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, और निकल की जो होती है बच्चों रेजिस्टिविटी वो होती है 10 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। और बच्चों जो क्रोमियम की होती है रेजिस्टिविटी वो होती है 12.9 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देखो इन दोनों से ज्यादा है ना इसके अलॉय की रेजिस्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसको आप याद कर लेना। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कैसे करोगे बच्चों आप लोग? तो फॉर्मूला यूज कर लोगे, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो कितना दिया हुआ है बताइए? रो दिया हुआ है हमें, अभी जस्ट बताया मैंने आपको 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ठीक है ना, 100 इंटू 10 टू द पावर -6 किसकी? नाइक्रोमियम की, है ना, नाइक्रोम की। ठीक है, और एल कितना हो गया 1, है ना, बाई ए कितना होता है बच्चों? सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे 100 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 22/7 इंटू इस 7 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लेता हूं, जरूरी है ना मीटर में चेंज करना, ऐसा यूनिट में चेंज करके हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07, इस 7 से 0.07 क्या बच गया? 0.01। यहां लिखता हूं, यहाँ पे 100
100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 0.01 इंटू 0.07 है ना, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद, यानी 10⁻⁻4 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो डेसिमल हट जाएगा है ना, कितना बच जाएगा फिर 22 इंटू 7, वो हो जाता है 154, और यहाँ बच गया हमारा 10⁻⁻4। 100 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 प्लस 4 है ना, ये ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 154। दिस इज 100 बाई 154 इंटू 10⁻⁻2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा हमारा कितना 0.6 इंटू 10⁻⁻2, या फिर 6 इंटू 10⁻⁻3 ओम रेजिस्टेंस हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, ऐसा न्यूमेरिकल हमने कर लिया। एक हम लोग सिंपल सा न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, और ये कनेक्टेड है हमारे 3 बैटरी से है ना, और एक बैटरी की जो तीन है ना, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिस बैटरी के अंदर 3 सेल्स हैं, और एक सेल का हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। तो 3 के कितने हो जाएंगे बच्चों 30 वोल्ट। ठीक है, हमें आई चाहिए, तो आई क्या होता है बच्चों V/R, 30/10 3 एम्पियर हो जाएगी हमारी करंट की वैल्यू। ठीक है बच्चों, एक लास्ट प्रॉब्लम, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहां पे एक इस तरीके का एक वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और रेजिस्टेंस है R, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा गया कि अगर इसी वायर को खींच के, मतलब स्ट्रेच करके, अलोंग द लेंथ स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी गई, तो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R के टर्म्स में बताइए। तो कैसे करोगे बच्चों, देखो जब आप इसको खींच के इसके लेंथ के अलोंग, तो इसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी। जब लेंथ डबल होगी बच्चों, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम होगा ना। आप किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करोगे, तो अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया तो कम होगी ना। तो एरिया कितनी कम हो जाएगी, तो ये देखो, इसका जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं ना बच्चों, तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है ना, कंडीशन है उसके अंदर कैविटी नहीं बननी चाहिए, मेटल में नहीं बनता कैविटी। ठीक है, जब भी हम मेटल को खींचेंगे तो हमारी जो है उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम जो है जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो ये सारे पैरामीटर से पहले के, तो पहले वॉल्यूम कितना था AL, बाद में वॉल्यूम बच्चों AL ही रहेगा अगर पहले था तो। अब लेंथ हो गया हमारा 2L, और मैंने मान लिया कि एरिया अब हो गई A'। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, जैसे मैंने यहां पे किया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई हमारी A' और लेंथ हो गई हमारी 2L। ठीक है ना, जैसे मान लो इसकी आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है ना, तो क्या करोगे आप, ये जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज लेंथ। तो आप क्या करोगे, इस लेंथ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आपको वॉल्यूम मिल जाना है। तो भी हमारा पहले कितना था AL, बाद में भी उतना ही रहेगा। यहां से देखो A' आ जाएगा, A' कितना आ गया बच्चों 2L, इधर लेके आ जाओ, A/2 आ गया बच्चों A'। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया कि एक मेटल का जो है रेजिस्टिविटी सेम रहती है। आप किसी भी शेप, किसी भी साइज का कंडक्टर बनाओ, तो यहाँ पे क्या है, मेटल तो वही है, आपने उसी मेटल को बस लंबा कर दिया है ना। तो लेंथ हमारी जो रेजिस्टिविटी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, है ना। तो अगर देखो, अब इन पैरामीटर से अगर तुम रेजिस्टेंस और इन तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो R इज इक्वल टू रो L/A। रो मैंने खुद से मान लिया कि ये जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी रो होगी, है ना। तो हमारा R हो गया रो L/A। यहाँ पे देखो R' क्या होगा, रो L' अपॉन A'। तो R' इज इक्वल टू रो L' हमारा बाद में लेंथ कितना हो गया बच्चों 2L, और A कितना हो गया, A' कितना हो गया A/2, ये 2 यहां से हट के यहां आ गया, तो R' कितना आ गया बच्चों 4 रो L/A। और रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर।
तो हमारी फाइनल रेजिस्टेंस कितनी होगी बच्चों बताइए, 4R, है ना। अगर आपको पूछता कि बताइए करंट जो है अब कितनी हो गई, अगर पहले आई थी तो अगर पहले आई थी, है ना, हमारा करंट की वैल्यू अगर पहले आई थी तो अब फाइनल करंट की वैल्यू ये देखो, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आई डैश कितना, वी बाई आर डैश, और आर डैश कितना, वी बाई 4R हो गया ना। तो आई डैश कितना हो गया बच्चों, 1/4 वी बाई आर, और वी बाई आर किसके बराबर है, आई के बराबर, यानी फाइनल आई जो होगी बच्चों वो इनिशियल आई के 1/4 टाइम्स। ठीक है ना बच्चों, ये आप समझ गए न्यूमेरिकल। तो बच्चों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नया टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।